नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो आज हम ज़रूर यही देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वाक़अतन किस पस मंज़र में हम इसको देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर कहा कि मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो वाकई किस तरह की मुश्किल है और किस तरह के वक्त से वाक़अतन हमारा मुल्क गुजर रहा है, आज हम ज़रूर देखेंगे कि CAA के हवाले से किस तरह की मुश्किल है। आज हम ये भी देखेंगे कि कश्मीर की क्या सूरत हाल है, और आज हम ये भी देखेंगे कि हमारे मुल्क का बजट जो इस बरस का पहला बजट होगा, तो ये बजट भी जो है ज़रूर पेश किया जाने वाला है। तो फिर साथ ही साथ मईशत के हवाले से मईशत की भी ज़रूर मिजाज पुरसी करेंगे और ये ज़रूर देखेंगे कि वाक़अतन हमारी मईशत भी कहाँ ठहरी है। और फिर साथ ही साथ इसके साथ अगर हम देखें तो खलीज अरब और खलीज फ़ारस में जिस तरह का टकराव और जंगी सूरत हाल बनी हुई है, ईरान और अमेरिका का जो टकराव है, ये हमारे मुल्क पर भी किस तरह से असरअंदाज होगा और क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं और किस तरह के ख़तरात और ख़दशात हमको लाक हैं और इसके वाक़अतन क्या असरात होंगे। इन तमाम मामलात को देखते हुए हम ज़रूर बात करेंगे। तो ज़रूर ऐसा हमको भी लग रहा है कि वाकई लग नहीं रहा, बल्कि जो सूरत हाल है वो यही है कि वाकई मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी मुबस्सिर वाहिद नसीम साहब। मैं वाहिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वाहिद साहब के अलावा हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सियासी तज़कियाकार शेख मंजूर अहमद साहब भी जुड़ चुके हैं। मैं मंजूर साहब का भी इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूं। मंजूर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी मंजूर साहब, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी ज़रूर हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर मुख्तसरन ये देखते हैं और कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और किस तरह की आज वाक़अतन सूरत हाल रही, इस पर हम नज़र डालते हैं। इसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कहा कि मुल्क मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है और मुल्क में अमन व अमान कायम करने की कोशिश की जानी चाहिए। अदालत ने इस बात का भी खुलासा किया कि वो शहरियत तरमीमी कानून CAA से जुड़ी अर्जियों की समाअत उस वक्त तक नहीं करेगी जब तक इस सिलसिले में मुल्क भर में जारी तशद्दुद रुक नहीं जाता। एक दरख्वास्त गुजार वकील P कुमार डंडा ने CAA को आईनी करार देते हुए अपनी दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर जस्टिस बोबड़े, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत ने हैरत का भी इजहार किया। 3 रुकनी बेंच ने कहा कि पार्लियामेंट से मंजूर कानून अपने आप में आईनी ही माना जाता है, इसको आईनी करार देने की जरूरत नहीं है, जबकि अदालत का काम इसकी आईनी हैसियत को जांचना है। जस्टिस बोबड़े ने दरख्वास्त गुजार वकील से कहा कि आप एक वक्त कानून के तालिब इल्म रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए, पहली बार में इस तरह की दरख्वास्त हम दरख्वास्त सुन रहे हैं। अदालत उज़्मा को कानून की आईनी जवाजियत परखनी होती है, ना कि इसे आईनी करार देना होता है। इसी तरह जस्टिस बोबड़े ने कहा कि मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है और मुल्क भर में अमन व अमान कायम करने की कोशिश की जानी चाहिए। इस तरह की अर्जियों से मसले का हल नहीं हो सकता। ख्याल रहे CAA को अदालत उज़्मा में कई एक दरख्वास्त गुजारों ने चैलेंज किया है, वहीं CAA की तायद में भी दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। CAA की तायद करने वाले दरख्वास्त गुजार वकील ने अदालत से अपील की है कि वो उन सियासी पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई करने इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी करें जो इनके मुताबिक मुल्क में बदअमनी फैला रहे हैं। वकील ने CAA को आईनी करार देने की भी अदालत से अपील की थी। ख्याल रहे CAA की मुखालिफत में 60 अर्जियां दाखिल हुई हैं, जिन पर गुज़िश्ता बरस 18 दिसंबर को अदालत ने मरकजी हुकूमत को एक नोटिस भी जारी किया था। नाज़रीन, CAA के खिलाफ हम कह सकते हैं कि लोग सड़कों पर हैं और बिला तमीज़ मजहब व मिल्लत सभी मजहब के मानने वाले, हम कह सकते हैं कि सारा भारत, हम जिस तरह से इसकी मुखालिफत में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग उतर आए हैं। बिलखुसूस JNU की बात करें तो JNU से अभी भी खबरें जिस तरह से मिल रही हैं, कई तलबा को जो एहतजाज कर रहे थे इनको गिरफ्तार किया गया और इनमें कई सारे ज़ख्मी भी हुए हैं, ये भी इतला है। तो ये सूरत हाल है। हम आगाज़ ज़रूर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो मैं वाहिद साहब से आगाज़ करूँगा और जानना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक तो तशद्दुद रोकने की भी बात की और अमन व अमान कायम होने की भी बात की, और ये भी कहा कि मुश्किल दौर से मुल्क इस वक्त गुजर रहा है और CAA की दरख्वास्तों पर समाअत तभी हो सकती है
जब ये सारा जो तशद्दुद का मामला चल रहा है ये रुक जाए। तो वाहिद साहब कैसे आप देख रहे हैं इसको? देखिए शायद बड़ा आपने अजीब से ढंग से सवाल उठाया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बात कही है, मुझे याद आ रहा है कि ये उनमें भी शामिल थे जब 4 जस्टिस जो है वो आए थे, गोगोई साहब भी उसमें शामिल थे, और इसी तरह के एक अल्फाज को कहा गया था कि भारत में डेमोक्रेसी को खतरा है, और उसके बाद जो फैसले आए वो हम सब ने देखे। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर कोई बयान देते हैं जी, तो मुझे तो डर लग रहा है कि क्योंकि आज का दौर हिंदुस्तान में ऐसा है, वाकई मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो यहाँ इस बात का अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो गया है कि जो मुंह से बयान दिया जा रहा है उसके पीछे किया क्या जाएगा। ये बिल्कुल मुश्किल दौर है। मुश्किल दौर सिर्फ यहाँ नहीं है कि कहा क्या जा रहा है, किया क्या जा रहा है, बल्कि मुश्किल दौर ये भी है कि हो क्या रहा है। होने से मुराद ये है कि जिस तरह तमाम इंटरनेशनल एक्टिविटी है, इवन जो इंटरनेशनल एक्टिविटी इस वक्त टेंस है, उसमें भी भारत के कई मामलात को लेकर हम जो है वो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इसमें माशी हालात भी हैं, इसमें माशी हालात के अलावा स्ट्रैटेजिक पोजीशन जो है, और स्ट्रैटेजिक पोजीशन का जो डिसीजन लेना है उसको लेकर बहुत मुश्किल हालात में है। इसके अलावा CAA को लेकर देश सड़कों पर है, स्टूडेंट्स बाहर हैं। ये एक अलग मुद्दा है कि देश में कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और आसाम से लेके महाराष्ट्र तक ये पूरा हिस्सा जो है वो दिखाई दे रहा है कि देश मुश्किल में है। एक इससे थोड़ा करंट इशू पर आ जाते हैं कि स्टूडेंट्स इस देश के वो बहुत मुश्किल में है। तो अगर किसान मुश्किल में है, हड़ताल 2 दिन से चल रही है, मजदूर किसान वो सड़कों पर अपनी मांग को लेके आ गए हैं, वाकई देश बहुत मुश्किल में है। एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पर बचा है सिवाय इसके कि सरकार में कुछ लोग बैठे हुए सत्ता को एंजॉय कर रहे हैं, और उसका पिकनिक जो है वो भारतीय टेलीविजनों पर मनाया जा रहा है। तो ये एक सेगमेंट है जिसको आप छोड़ सकते हैं कि वो मुश्किल में नहीं है, बाकी सब मुश्किल में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मैं मंजूर साहब से जानना चाहूंगा। मंजूर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? एक जानिब जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तशवीश का जरूर हम कहेंगे कि इजहार करते हुए कहा कि मुश्किल दौर से इस वक्त मुल्क गुजर रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं तो अपोजिशन या फिर जो कुछ सरकार पर तनकीद करने वाले इसी तरह का जो है वो भी सवाल उठाया करते थे। तो हुकूमत की जानिब से हमेशा यही कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये सब जो है बनाया हुआ है अपोजिशन का। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? हुकूमत की जानिब से ये कहा जाना कि सब कुछ ठीक ठाक है, ये सब कुछ जो है अपोजिशन का किया धरा है, और कुछ दूसरी ताकतें हैं जो हमारे मुल्क में इस तरह की सूरत हाल चाहती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जब से ये CAA पास हुआ है पार्लियामेंट में, इसके बिल को जो मंजूरी मिली, बाद में ये इसको प्रेसिडेंट ने किया है, हुकूमत को शायद ये अंदाजा नहीं था इसमें मास स्केल पर प्रोटेस्ट हो जाएगा। उसके अलावा उनको लग रहा था शायद कांग्रेस या 2 पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सिर्फ प्रोटेस्ट करेगी जिसको वो फेस करने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें जो स्टूडेंट्स आए, स्टूडेंट्स ने इस जो तहरीक को इसमें नई रूह फैली। उसमें चाहे वो IITs के स्टूडेंट आए, जामिया के आए, JNU के आए, और अलीगढ़ या दूसरी यूनिवर्सिटीज या कल यहाँ पर सेंट स्टीफन जो पहली बार हुआ है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो लड़के निकले, इसमें पहली बार वो निकले हैं इसके खिलाफ। इस पर ये और ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया जब पुलिस ने स्टूडेंट्स के खिलाफ बड़ी ब्रूटल एक्शंस लिए। ये मामला और बढ़ गया। अब ये जो है दरखास्त दहंदा जो है वो कभी कभी कुछ वकला ऐसे भी होते हैं जो हम सिंपल पब्लिसिटी के लिए भी ये दरखास्त देते हैं, पिटीशन दायर करते हैं। तो उन्होंने ये किया था पिटीशन की ये इसकी जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल इस पर उनको
मेरे ख्याल में इससे फटकार ही कहेंगे। तो उन्होंने कहा क्या आपने किया है, ऑलरेडी जो है 59 पिटिशन जो इसके खिलाफ है उनकी जो सुनवाई वो 22 जनवरी को होने वाली है जी। और यहाँ से अब सारे हिंदुस्तान में, सारे मुल्क में एक तरफ से हर तरफ से कोहराम मचा है इसके बारे में जी। ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन, हर एक तबके के लोग इससे नालान है जी। इसके अलावा ये भी हादसात है, सीएए के अलावा ये जो जुड़ रहा है एनआरसी के साथ, इससे ज्यादा इससे लोग परेशान हो गए हैं जी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का ये सही था कि उन्होंने कहा कि आपका जो आग ठंडा करने की हम कोशिश कर रहे हैं, पिटीशन सुनकर, उनकी बातें सुनकर, इनके वो किस बिना पर आप उसको भड़काने की कोशिश हो रही है, इसलिए जब तक ये मामला ठंडा नहीं होगा हम आपका इसका नहीं लेंगे कोई। नहीं मंजूर साहब, ये आपकी बात ठीक है, रिवायती, मगर मैंने कहा, या बाकर साहब ने आपसे ये पूछा है कि जस्टिस बोबडे कह रहे हैं कि देश मुश्किल में है, और एक तरफ वो कह रहे हैं कि जब ये अमन हो जाएगा तब हम इस पर सुनवाई करेंगे। सुनवाई तब करेंगे। आप जो डिफेंस कर रहे हैं उनको, आप मेरे ख्याल से जो है सिर्फ उनकी उस फटकार को लेकर आ गए हैं। सवाल ये इम्पोर्टेंट है कि एक तरफ वो कहते हैं कि देश मुश्किल में है, दूसरी तरफ कहते हैं कि मुश्किलें खत्म हो जाएगी तो पिटीशन सुनेंगे। ये कैसा मुश्किल है? हाँ, देखिए, जब उसने उसके साथ ही एक और चीज कहा कि 22 जनवरी को जो पिटीशन आ रहे हैं मैं इनको सुन रहा हूँ, अगर उस पर कोई डिसीजन आ जाए यस या नो में, जो भी उनका, या आगे उसको लेने की कोशिश की जाएगी, तो उसका मतलब वही 59 जो पिटिशनर्स है उसमें केस फाइल्स हुए हैं वही माना जाएगा। इंडिविजुअल तो कुछ नहीं, उसने शायद ये इस बिना पर कहा कि भाई इसको इस पर होगा तब तक देखा जाएगा इस पर क्या है। हालांकि ये आपने सही पॉइंट कहा कि जब उसने कहा देश मुश्किल में, इसको क्या जरूरत है, फिर कहा जब हालात ठीक हो जाएंगे, ये एक थोड़ा बहुत मुबहम सा मसला लग रहा है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सारे जो है पिटिशंस हम 22 जनवरी को सुनने वाले हैं इस सिलसिले में, सीएए के बारे में। तो उससे शायद ये क्लैरिटी हो रही है कि जो कुछ भी होगा उन्हीं पिटिशन उस पर यानी कि कंसंट्रेट किया जाएगा, क्या क्या उस पर व्यू लेना होगा। ठीक है, मैं मंजूर साहब आपकी तरफ आता हूँ। भाई साहब, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, सबसे पहली चीज़ तो ये भी सवाल है कि जिस तरह का एक क्यास या अफरा तफरी जैसा माहौल बना हुआ है, तो इसमें हमने अक्सर और बेशतर देखा है अदालतों ने जो है मुदाखलत करते हुए उसमें जो है सो मोटो जो अंदाज होता है वो उसका इस्तेमाल किया है। लेकिन अभी जो सूरत हाल बनी हुई है, वाकई हुकूमत को यकीनन नोटिस तो जारी की गई है, लेकिन अभी ये जो सूरत हाल बनी हुई है, क्या मतलब अदालत उज़्मा भी जो है इस हवाले से भी अलग से अर्जियां तो दाखिल हुई हैं, आप समाअत कर रहे हैं, लेकिन इससे हटकर भी अगर आप खुद सोच रहे हैं कि मुश्किल वक्त से मुल्क गुजर रहा है, तो अदालत उज़्मा क्या कर सकती है? देखिए ये तो अदालत उज़्मा का अधिकार है कि वो क्या बोल दे। उन्होंने जो बोलना था बोल भी दिया, उन पर हम तनकीद तो नहीं करते, मगर सवाल तो कर सकते हैं। देखिए ये इल्तजा क्या है, छोटी सी इल्तजा मेरी सुन लीजिए। जो आप उम्मीद पाल रहे हैं शायद वो बहुत ज़्यादा है। उसमें ये भी एक पहलू है कि सरकार ने लोकसभा में मतलब एक बिल लाया और बिल ला के उसको पास कर दिया, उसको राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह पास करा लिया जी। उसके बाद वो कानून बन गया। अदालतों का काम, अदलिया का काम है उसका मतलब इंटरप्रिटेशन करना, कानून को मतलब परखना, उसको देखना, उसका संतुलन करना, उसके है कि नहीं है वही। क्या बोल रहे हैं आप? सही, हाँ सही है, सही है या गलत है? हाँ, वो कहीं दूसरी जो कानून की जो रूह है उससे कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा है, टकराव तो नहीं लिए, वो सब उतना ही काम है। यहाँ पर ये बयान देना, ये इसमें हम कोई बात नहीं है कि अधिकार है आपको पिटीशन डालने का, पिटीशन डाल सकते हैं। अदालत उज़्मा उसकी जो भी कैलकुलेशन करेगी उसके बाद उसका जवाब दे देगी। यहाँ एक बयान जब आता है वो ये है इम्पोर्टेंट कि देश के हालात खराब हैं, इस पर हम यानी कि आप एक उम्मीद पाल लेते हैं कि उन्हें सो मोटो जो है वो किसी तरीके से खुद संज्ञान ले लेना चाहिए था। तो किस मामले पे लेते? कानून पे तो नहीं ले सकते। कानून के अलावा उनको ले लेना चाहिए था कि जेएनयू में क्या हो रहा है,
उनको ले लेना चाहिए था कि ह्यूमन राइट को लेकर कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और यूपी में जो पुलिस की अपनी कार्रवाई है और जो जामिया मिलिया की कार्रवाई है उसमें क्या हुआ है। यहाँ सवाल तो ये है कि अभी तक जो सरेआम टेलीविजन पर दुनिया भर में वीडियो मौजूद है, पुलिस उन पर रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है कि अदालत उज़्मा को उन पर बोलना चाहिए था कि ये पुलिस क्या कर रही है। वो जो है एक घंटे के अंदर बता देती है कि फला मुसलमान के लड़के को वहां से पकड़ा है और उसका खानदान ईरान में रहता था और उसके दादा परदादा सऊदी अरब से चले थे, और उसके पूरा बायोग्राफी आधा घंटे में भारत की पुलिस जो है पेश कर देती है। आज सरेआम बच्चों को पीटा जा रहा है, सरेआम उनको लहूलुहान करके ट्रॉमा सेंटर में जा रहा है। उसके बाद भारत की पुलिस, दिल्ली की पुलिस, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ये कहती है कि वो अभी तक तहरीर दर्ज नहीं कर पाते, रिपोर्ट दर्ज नहीं कर पाते। क्या कहां चली जाते हैं ये लोग, कहां है ये सब बयान? ये क्या जनता को कह रहे हैं सीजीआई, क्या जनता को कह रहे हैं ये बात कि देश के हालात खराब है, आप अपने घरों में बैठ जाओ, चुप हो जाओ, चूंकि नरेंद्र मोदी की सरकार है आपको डर जाना चाहिए, आपको बिल्कुल आगे सामने नहीं आना चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार है, आप बिल्कुल भारतीय जो है गुलाम हो चुके हैं, ये कहना चाहते हैं। और क्या है इससे ज्यादा? देखिए आज MOH का अगर हम अपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं उनकी बात करें तो उनका जो बयान सामने आया है वो डिटेंशन कैंप्स के हवाले से जो सवालात किए जा रहे थे तो उस पर वो जवाब दे रहे थे। वो यही कह रहे थे कि ये सारा मतलब लोगों में जो है खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कश्मीर के हवाले से भी बात की, उन्होंने डिटेंशन कैंप्स के हवाले से भी बात की। ये पूछा जा रहा था कि हैदराबाद में डिटेंशन कैंप्स या फिर दूसरे बेंगलुरु में वगैरह वगैरह, तो ये जवाब दे रहे थे कि भाई हाँ डिटेंशन कैंप बन रहे हैं, अगर बन रहे हैं तो उसमें जो है जो गैर मुल्की हैं, जो इलीगल तौर पर यहाँ रह गए हैं, जिनके वीजा खत्म हो गए हैं, वो रह गए, उनको डालने के लिए हम कर रहे हैं। हम जो है थोड़ी जो भारतीय हैं उनको डालने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने ये बात कही और ये भी मतलब कहा कि ये सब जो है कियास पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लोगों में डर और खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये उन्होंने कहा। मैं मंजूर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि ये इल्जाम जरूर आयद किया जा रहा है कि अपोजिशन की जानिब से खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा कानून है और उस कानून पर अमल आवरी होगी और एक कानून को दूसरे कानून से मिलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ये हम वो जो रूलिंग पार्टी कह सकती है ये सिंपल कानून है, ऐसी बात नहीं है। अगर रूलिंग पार्टी की ही आप देखेंगे, उनके जो डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, इन्होंने हमेशा यही कहा है कि ये जो है CAA ये NRC के साथ भी लिंक हो जाएगा। खुद उन्होंने कंट्रोवर्सी शुरू की खुद, और जो CAA लॉ में ये भी कहा है कि जिसमें एक माइनॉरिटी, एक जो बड़ी है जो है मुस्लिम को इसमें एक्सक्लूड करना है, इटसेल्फ ये जो कानून जो हमारा दस्तूर है इसके खिलाफ है। ये उन्होंने खुद किया है। अगर ये सिंपल होता कोई इसकी अपोजिशन ही नहीं करता। डिटेंशन कैंप्स जो है, अब ये भी पता चला आसाम के अलावा कर्नाटका में और कई दूसरी स्टेट्स में भी ये बन रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र हुकूमत ने कहा अगर हमारे यहाँ हम उनको क्लोज डाउन करेंगे, लेकिन ये खुद ही एक तरफ एक चीज कहते हैं जो भी है कि हम ये डिटेंशन कैंप भी बनाएंगे, NRC भी लाएंगे, पॉपुलेशन रजिस्टर भी बनेगी, CAA भी बनेगा, सारे चीजों को ये मिलाते हैं और फिर कहते हैं नहीं ये इसको लिंक मत कीजिए। खुद उनके होम मिनिस्टर साहब ने 3 बार ये कहा पार्लियामेंट में, ये बाहर तो नहीं कहा, पार्लियामेंट का जो है पार्लियामेंट वैल्यू रखता है, ये नहीं है किसी इंटरव्यू में कहा, पार्लियामेंट में इसने 3 बार कहा हम ये भी लाएंगे, NRC भी लाएंगे और इसको लिंक भी करेंगे इसके साथ। ये चीजें हैं, ये चीजें लोगों में घबराहट पैदा हुई है। अब ये मसला जो है ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं है। अभी मुझे कई बड़े साहब एक रूलिंग पार्टी के ही मिले, मसला आदिवासी है, बहुत बैकवर्ड्स है, माइग्रेंट्स है, लेबर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आदिवासी के पास वो कहाँ से लाएंगे वो डॉक्यूमेंट अपने दादा परदादों के? लेकिन साहब वो ये हुकूमत ये कह रही है, चाहे हमारे वजीर दाखिला हो, वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी हमने वो सारी जो उसका प्रोसेस होगा, वो डॉक्यूमेंट जो होंगे अभी हमने लाए नहीं है, तो उससे पहले ही आप जो है खौफ पैदा कर रहे हैं। एक तरफ से ये भी लीक हो रहा है इंफॉर्मेशन, ना इसमें आधार चलेगा ना पैन चलेगा, ये तो हमने नहीं है ना, ये वहां से ही निकलता है कहीं ना कहीं तरीके से। इसमें मंजूर साहब जानबूझकर ये निकाला जाता है, जानबूझकर ये कहा जाता है, ये भी फील्ड में डालते हैं। हाँ, ये खुद डालते हैं, खुद बयान देते हैं। इसकी सभी सिंपली वजह है कि जनता को डराते हैं। मैं मंजूर साहब आपकी तरफ आता हूँ। वाय साहब आपसे जानना चाहूंगा
कि देखिए जिस तरह से अगर हम अमित शाह की बात कर लें या फिर रविशंकर प्रसाद की बात कर लें, तो इनकी जानिब से जो जितने भी बयानात इन दिनों में चल रहे हैं, चाहे इंटरव्यूज में कहें हम या फिर ये किसी को भी बाइट देते हैं तो उस हवाले से, या बयान जारी करते हैं तो उस हवाले से, मतलब एक इमोशनली बयानात भी सामने आ रहे हैं। इसको समझने की जरूरत है भाई साहब। वो ये है कि भाई हम ऐसे जो मजहब की बुनियाद पर जो निशाना बनाए गए मजलूम हैं, हम उनको शहरियत देना चाहते हैं, तो ये वो लोग हैं जो उन मजलूमों की शहरियत की मुखालिफत कर रहे हैं। ये खुले तौर पर कहा जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि भाई CAA के खिलाफ यकीनन हमको चाहिए कि अगर वो इस बुनियाद पर जो है, अगर कानून बना है तो इसकी तायीद करनी चाहिए। हाँ, एतराज इस बात पर होना चाहिए कि इसमें एक कम्युनिटी को क्यों छोड़ दिया गया है, वो भी मजलूम हो सकते हैं। तो यहां पर ये भी तो बात थोड़ी सी देख लें। बताइए आप भाई, अगर कोई मजलूम है, कोई आ रहा है, तो फिर उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। हाँ, एतराज ये जायज है। एतराज किस बात पर है वो समझ लीजिए, ये सब। लेकिन हुकूमत ये जरूर कह रही है, आप भी मत दीजिए, आप भी ये धोखा मत दीजिए, सीधे सीधे जनता को सच बताइए। देखिए, आप सीधे बात ये है कि ये सरकार अगर क्या नागरिकता देने का कानून पहले नहीं था? आप सीधे कानून में सीधे जो है, अगर 11 साल से उसे 5 साल करना चाहते थे 5 साल कर देते, 14 दिन करना चाहते थे 14 दिन कर देते। किसने आपको मना किया था? आप जो है पार्लियामेंट में बाकायदा ये कहते हैं कि पहले हम CAA लाएंगे, फिर हम NRC लाएंगे, फिर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में डालेंगे। सीधे लोगों को बयान देते हैं, कान में आपके जो अवेयर करने जाते हैं वो लोगों को जाके कन्विंस करते हैं। उन लोगों को जो कैडर लोग हैं, जो कुछ लोग, देखिए हम सबको नहीं कहते मगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं किसी भी विचारधारा के साथ। यानी जर्मनी में जब ये हालात थे खराब होने के बाद, हिटलर के मरने के बाद भी हिटलर के समर्थकों की बहुत बड़ी अचानक कमी नहीं आ गई थी। वहां भी वो धीरे धीरे लोग समझ पाए कि क्या हुआ था उनके साथ में। तो बेसिकली समर्थक कम नहीं हो जाते, मगर समर्थकों को यह तासुर देने की कोशिश की जाती है, जो लीकेज है कि ऐसे होगा वैसे होगा। जनता में मीडिया कुछ भी कह रहा है क्योंकि वो समझ रहे हैं पूरी तरह से। आज हिंदुस्तान के अवाम में हम पत्रकार हैं, सबसे मिलते हैं, सारे धर्म जाति के लोगों से मिलते हैं। वो जो कह रहे हैं वो वही समझ रहे हैं जो ये सरकार समझाना चाहती है। आप इमोशनल की बात कर रहे हैं, ये धोखा देने की बात कर रहे हैं। मैं इस हवाले से मंजूर साहब की भी क्या राय है और वो क्या ख्याल रखते हैं इस हवाले से। मंजूर साहब, देखिए अमित शाह का बयान अगर आप यूट्यूब पर भी देख लेंगे तो मतलब पता चलेगा वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जो मजलूम लोग हैं, जो मजहब की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर जो सताए गए, उनको हम शहरियत दे रहे हैं, किसी की शहरियत ले नहीं रहे हैं। तो इस पर जो है इनको एतराज हो रहा है। मजलूम लोगों की मदद अगर हम करते हैं तो यहाँ पर फिर हवाला भी अगर हम देखें तो आसाम में बहुत से लाखों लोग जो है वो NRC में से जो है वो खारिज हो गए। और फिर साथ ही साथ अगर हम मगरबी पाकिस्तान के जो कुछ जम्मू कश्मीर में हैं और माइग्रेंट्स के हवाले से भी अगर बात कर लें, तो अब यहाँ पर आपको क्या लगता है, मतलब CAA अगर इस बुनियाद पर अगर जो है ये कानून बनाया गया, तो बजाय इसके इस पर मुकम्मल तौर पर एतराज के, इसमें इंक्लूड जिनको करना है उसका अगर सिर्फ सवाल कर लिया जाए तो वो कैसा है? मतलब आप इसको कैसे देख रहे हैं जबकि बीजेपी की जानिब से कुछ और कहा जा रहा है? देखिए, इसमें सिंपल बात ये है, बजाय अहम बयान दे, एक मिनिस्टर साहब कुछ कहे, लॉ मिनिस्टर कुछ कहे, वजीर आजम साहब कुछ कहे, इसमें एक सिंपल नोटिफिकेशन इशू करने की जरूरत है जिसमें क्लैरिटी ये लाया जाए कि CAA जो है इट हैज नथिंग टू डू विद NRC जो भी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होगी। एक तो ये होना चाहिए। दूसरी बात, जो मंजूर साहब, मैं आपको पहली बात, आप ये क्लैरिटी करवाना चाहते हैं कि NRC जब होगी उससे ये लिंक नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है साहब, मैं सीधे यही विरोध कर रहा हूँ आपकी इस बात का। NRC होगी ही क्यों? NRC होगी ही क्यों? जिन शरायत पे NRC हो रही है उसमें जरूरत क्या है NRC की? आप जिनको शहरियत देना चाहते हैं उसमें सिर्फ मुसलमानों को इसमें इंक्लूड करो, सबको शहरियत दे दो। आप NRC लगा के क्या यहाँ जो है लोगों को, आप जानते हैं मंजूर साहब, वाहिद साहब, मैं इसी पर आ रहा था कि जो प्रेम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वहां पर मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, वो मैं आ रहा था तो ये आपने ये कहा। चलिए प्लीज आइए। जब मजहब के नाम पर पहले ही आपने एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट की जी, तो एक खदशात पैदा हो गए लोगों में कि शायद एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया। खदशात नहीं है, ये लगता है हर एक को सही है। इवन जो दूसरे हैं,
दूसरे लोग भी है जो इसमें यहाँ पर सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, जो इंटेलेक्चुअल है, वो भी यही कहते हैं। जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं मंजूर साहब, वो कह रहे हैं कि जो ये भले ही नरम बात करे पर ये करेंगे वही जो पहले कहा। अभी तो मुहिम चल रही है सारे मुल्क में बीजेपी की जानिब से इस CAA के हवाले से। अच्छा, लेकिन ये जो है अब इसमें यही प्रॉब्लम जो है, अगर इसमें सिंपली ये कहते हैं कि इसमें से इंक्लूड यानी कि या सारे धर्मों के नाम जो है एक्सक्लूड करते हैं या इंक्लूड मुस्लिम करते हैं तो मसला ही खत्म हो जाता है, सिर्फ उनके लिए एक जैसा रहता है। बिल्कुल, एक तो ये है। दूसरी बात NRC की एक जो अभी रिसेंटली हमने जो मसला जो बहुत क्रिटिकल है, जब NRC आसाम में किया गया सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, बीजेपी इसके पीछे बहुत जबरदस्त कर रही थी, नहीं NRC होना चाहिए NRC। जब NRC का आउटकम निकला इसमें 19 लाख में से 15 लाख नॉन मुस्लिम ये कहते हैं ये गलत है। अब क्या है, जब सारे मुल्क में कोई जाए और शायद 2-3 करोड़ लोग निकलेंगे, उस वक्त अगर ऐसा ही सिचुएशन पैदा हो तो ये कहेंगे ये नहीं मानेंगे, तो वेस्टेज ऑफ मनी, मैन पावर, सारा कुछ, यहाँ पर लोगों को खाने के लिए नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है, बजाय यहाँ नई कंट्रोवर्सी मुल्क में हर तरफ हाहाकार उठाने की जरूरत है। आप देखिए पिछले, जैसे चीफ जस्टिस ने कहा, पिछले 15-20 दिन से हर जगह जुलूस जलसे एडवाइजरीज निकलते हैं, बाहर के अखबारों में है, बाहर के कंट्रीज में इस पर चर्चा हो रही है। मुल्क को कोई फायदा नहीं हो रहा है बल्कि इससे नुकसान ही हो रहा है। इसके बावजूद अगर ये कर रहा है, ये इट इज वी आर मूविंग टुवर्ड्स यानी कि डिस्ट्रक्शन, मतलब में एक तनाव जैसी सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। ठीक है, मैं मंजूर साहब आपके तरफ आता हूँ। वाहिद साहब, एक चीज़ तो ये संगीन है और जो हम कह सकते हैं कि जो इस तरह से मुतालबा और हुकूमत से सवाल किया जा रहा है वो तो अपने मकाम पर एक जेन्युइन मुतालबा है और जो एहतजाज कर रहे हैं उनको एक अपना जमहूरी हक है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी चीज़ है कि इस मामले को लेकर, इस मामले के साथ जो छोटी छोटी चीज़ें जुड़ी हुई हो रही हैं कि कभी JNU में कुछ हो गया, कभी अलीगढ़ में कुछ हो गया, कभी किसी ने किसी पर लाठी चला दी, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार को वो जो अहम मुद्दों की खुद आप बात कर रहे हैं, खुद अपोजिशन बात कर रही है, उससे जो है दूर कर रही है, तो आप भी एक स्पेस दे रहे हैं। जी सुनिए मैं आपकी बात का जवाब देता हूं मंजूर साहब की बात से कनेक्ट करते हुए, क्योंकि तमाम बुद्धिजीवी तमाम चैनलों पर जो अपोजिशन के लोग हैं, अपोजिशन के लीडर भी हैं, वो भी सब एक ही बात दोहरा रहे हैं जी। वो भी ये कह रहे हैं कि देखिए 19 लाख जो है वो उनमें से 14 लाख वो गैर मुस्लिम हो गए हैं, तो उनकी वजह से ये NRC इनको लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? क्यों पहले कानून नहीं है क्या? CAA की भी क्यों लाना पड़ेगा? मतलब NRC आ गया, CAA उसके लिए क्यों लाना पड़ेगा? आपके पास पहले से कानून है, आप वो देश में रह रहे हैं, उन्हें बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। आप नागरिकता पहले आधार पे अगर आपकी नीयत सही है, बड़ी सीधी है, उसके लिए CAA की जरूरत नहीं। वगैरह के मामला थे जिसके लिए इनको जो है तरमीम करनी जरूरी थी। सुनिएगा, अगर आपके पास कानून है, आप 7 साल या 11 साल में जो आप नागरिकता देते हैं वो नागरिकता उनको दी जा सकती थी आराम से। तो अगर आप चाहते कि वे ठीक है ये यहाँ रहेंगे, परिवार यहीं के हैं, यहाँ यहीं के लोग हैं, इनको हम इतने जो पुराना कानून है उसके तहत नागरिकता दे देंगे, ठीक है, मगर दे देंगे तो सबको दे देना पड़ेगा। सुनिए ना, फिर सभी को दे देंगे, सभी को देने की बात कर रहा हूं। उसमें NRC ला के भी आप क्या करेंगे? आप अगर गृह मंत्री जी ये कहते हैं कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो नागरिकता देने चाहते हैं, तो ठीक है, फटाक से NRC ला के सबको नागरिकता दे दो। जिसे आप बड़े मानवतावादी हो, बड़े आप बहुत अच्छे आदमी हो, बड़ा प्यार करते हो, तो आप NRC का लाओ। और NRC की भी क्या जरूरत है? आप सबको कह दो भाई, सब तुम सब लोग जो है हिंदुस्तान पूरा का पूरा फॉरेनर टर्मिनल, हम इनको फॉरेनर घोषित करते हैं और सबके सब जाओ और अपना जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, सबका रजिस्ट्रेशन दोबारा हो गया, नई नागरिकता सारे पूरे भारत को मिल जाएगी। आप इस पे हजारों लाखों करोड़, आपके पास जो है तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, आप सरकारी कंपनियां बेचते जा रहे हो, आप BSNL जैसी कंपनियों को मर्ज की बात कर रहे हैं, तो रेलवे आप जो है किस हालत में आ गया है, आप जोर दे के कह रहे हैं आप एयर इंडिया भी बेच डालोगे। आप सवाल ये उठता है कि आप क्राइसिस में जा रहे हैं, मुद्रास्फीति
कहाँ चली गई है, रुपए की वैल्यू कहाँ है, हमारी फॉरेन करेंसी का हाल क्या है, ये तमाम इकोनॉमी, हमारी जीडीपी कहाँ खड़ी है। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि पूरे देश को आप लाइन में खड़ा कर देंगे। लाइन में खड़ा करने का मतलब देखिए, यहाँ सीधा हमको जो समझ आता है वो सीधे सीधे इसको कहने की जरूरत ही नहीं है कि वो 15 लाख या 12 लाख का कोई मसला है। वो 12 लाख और 15 लाख का कोई मसला नहीं है। हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को ये सरकार पूरी तरह एनआरसी में बाहर करके डिटेंशन सेंटर में डाल के टॉर्चर करके यहाँ जर्मनी बनाना चाहती है, यहाँ पर इनको तबाह करना चाहती है। ये इरादे हैं, इसको कैसे इनकार करोगे आप? नहीं करोगे तो हम रास्ते बता रहे हैं ना, आप सबको घोषित कर दीजिए, नए रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आपकी नीयत साफ है तो क्या जरूरत है आपको एनआरसी की, क्या जरूरत है आपको डिटेंशन सेंटर की? क्योंकि आप बयान दे रहे, लोगों को घर घर समझाने भेज रहे, किसी को नुकसान नहीं, हम तो नागरिकता दे रहे। भाई आप इतने दयावान हैं तो सीधी नागरिकता दे दो, क्यों एनआरसी आप लाओगे? आप सीधे सीधे कह रहे हो, लिख के आप कानून पास करते हो इसमें मुसलमान को नहीं देंगे, तो मतलब क्या हुआ? आप सबको देंगे और मुसलमानों को निकाल देंगे। तो आप इस गद्दी पे बैठे हुए ऐलान करिए कि हम मुसलमानों को इस देश में नहीं रहने देंगे, तब हम बताएंगे क्या करेंगे। अब यहाँ पर मंजूर साहब, बात यह है कि जो कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से, अगर ये सवाल किया जा रहा है तो जिन देशों को शामिल किया गया, देखिए पर्टिकुलर 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब यहाँ पर जो है खुद हुकूमत ने 3 मुल्कों को ही सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर मुसलमानों पर मजालिम की बात हो ही नहीं सकती। ये सवाल हुकूमत कर रही है खुद वापस, जो भी किया जाता। मंजूर साहब मेरी भी बात जोड़ लीजिएगा साथ में। ये अजीब मजाक की बात करते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आपको लगता है कि साउथ ईस्ट एशिया के संपन्न जो विकसित देश हैं, जहां पर यहाँ के लोग नौकरी करने जाते हैं, वहां से यहाँ कोई नागरिकता लेने आएगा? यूरोप का और अमेरिका का मुसलमान यहाँ नागरिकता लेने आएगा? रूस का या स्विट्जरलैंड का मुसलमान यहाँ नागरिकता लेने आएगा? क्या मजाक करते हो यार? तुम्हारे बड़े बड़े अफसर के लोग नौकरी करने जाते हैं विदेशों में, वहां के लोग तुम्हारे यहाँ नौकरी लेने आएंगे। भाई साहब नागरिकता क्या मजाक करते हैं? कोई नागरिकता नहीं मांग रहा मुसलमान, तो सऊदी अरब का, कुवैत के अरबपति मल्टी मिलियनर तुमसे कहेंगे हम भारत में नौकरी, हमको नागरिकता दे दो। भाई साहब इस वक्त म्यांमार के, बर्मा के जो रोहिंग्या हैं, खुद अगर मैं जम्मू की बात कर लूं, मंजूर साहब आप बेहतर जानते हैं, यहाँ पर बाज़ाब्ता मुहिम चल रही है कि इनको जम्मू से निकाला जाए। यहाँ तक के जो डॉक्टर जतेंद्र सिंह हैं, मरकजी वजीर, उनका तक ताजा बयान है इस हवाले से कि ये इतनी दूर से यहाँ तक कैसे पहुंच गए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और दीगर जो पार्टियां, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, वो भी जो है मुहिम चला रहे हैं कि इनको बाहर निकाला जाए। तो इनको शामिल कर लिया जाता, या फिर चाइना की बात कर ले, उनको शामिल कर लिया जाता। तो ये सवाल है, ये भी क्या मैं इसमें आप जवाब दीजिएगा, माफ कीजिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा। सिर्फ यही 3 निकालने की बात की जा रही है जहाँ के लोगों के रिश्ते बंटवारे की वजह से आदान प्रदान हो सकता है, वरना दुनिया में ऐसा कोई देश, कोई शेख जिनके तेल के कुएं हैं, वो भारत में नागरिकता नहीं मांग रहे। जी मंजूर साहब, देखिए रोहिंग्याओं की बात कर रहे हैं। एक वाहिद साहब की एक बात को मैं आगे लेना चाहता हूँ जी। जब आसाम में एनआरसी किया गया तो उस पर 1700 करोड़ रुपया खर्च हुए जी। तो असेसमेंट की गई, अगर सारे इंडिया में एनआरसी किया जाएगा तो उस पर तकरीबन $7 बिलियन खर्च हो जाएंगे। बिल्कुल। इसके अलावा आपको कम से कम 15 लाख से 20 लाख मुलाजिम 130 करोड़ लोगों के जो वेरिफिकेशन करने के लिए दरकार है। बिल्कुल। वो लोग कहाँ से आ जाएंगे? रेवेन्यू से आते हैं, टीचर आते हैं, पंचायत के लोग आते हैं। गोया सारा जो काम है वो ठप हो जाएगा, सारे एजुकेशन ठप हो जाएगी, स्कूल बंद हो जाएंगे। कल ही ट्रेड यूनियन ने एहतजाज किया और भारत बंद किया, उनके जो है तनख्वाहें रुकी हुई हैं। अगर बात करें आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात करें, यही तो खिदमत अंजाम देते हैं। अगर हम दीगर की बात करें, कैजुअल लेबर्स की बात करें। अब दूसरी बात ये है, इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, अभी जो उठाया मुद्दों ने, ये भी ये आप करप्शन का दूसरा रूट निकाल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे क्या लाखों और करोड़ों लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे ही नहीं। फिर कोई जाली बनाता है, कोई किसी को रिश्वत देकर करता है। ये जो एक्सरसाइज है, इट इज एक्सरसाइज इन फ्यूटाइल। कोई आप बिलियंस भी खर्च करोगे फिर भी ये कंप्लीट नहीं हो सकती है। जी जी। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो इसकी तबाही है, आप मुल्क में एक डिवीजन और कियास पैदा कर रहे हैं। जिस मुल्क के आप बात कर रहे हैं, हम इसको 5 ट्रिलियन बनाए, अभी इसकी जो है, अभी रिसेंट 2 दिन पहले रिपोर्ट आया 5% भी जीडीपी नहीं होगा। इसी को
कोशिश कीजिए बचाने की 5% ही रहे। अगर ये हालत रहे, ये 5 से गिरकर 4-3 तक आ जाएगा, तो कहाँ की बात हम कर रहे हैं? रियलिस्टिक बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक बुग़्ज़ के तहत ये काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टारगेटेड बात है। ठीक है, इसको जब तक ये रियलिस्टिक और बेसिक इंडियन सोच, डेमोक्रेटिक सोच है, उस लिहाज से नहीं सोचेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बगैर ये सिर्फ तबाही और बर्बादी की तरफ ले रहा है। लेकिन मंजूर साहब, मैं आपका आप मुझे सवाल करिएगा, मंजूर साहब को एक बात कह दूंगा, फिर आपसे अपना सवाल मुझसे कर लीजिएगा। मैं यहाँ मंजूर साहब, आप डेमोक्रेटिक की क्रेसी की बात कर रहे हैं। दरअसल इस पूरे गेम में मुझे डेमोक्रेसी को खत्म करने का सिस्टम नजर आता है बड़ा साफ। वजह क्या है? इसमें पब्लिक को एक बहाना बनाया जा रहा है। पब्लिक को बहाना बनाकर ये कोशिश किया जाएगा कि डिटेंशन सेंटर में, क्योंकि आसाम में जो भी किसी पर पुलिस को दबाव बनाना होता था, वो उसको कहते थे कि तेरी हम ये कर देंगे, तुझको डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। और ये कुछ पहली इतिहास भी हम लोग जर्मनी का देख चुके हैं क्या हुआ है। यहाँ पर भी जब हर इंसान के सर पर नई न्यू रजिस्ट्रेशन की तलवार होगी, यानी जो भारत की फौज में नौकरी करके सेवा दे के मेडल जीत चुका, सिर्फ नाम की स्पेलिंग की वजह से आपने उसको डिटेंशन सेंटर भेज दिया। ऐसे भारत में मतलब आंकड़ों के हिसाब से कितने डॉक्यूमेंट होते हैं जिनमें स्पेलिंग मिस्टेक होती है और आदमी को अपनी डिग्री में नाम चेंज कराने को पसीने आ जाते हैं, सिर्फ अब जबकि एनआरसी नहीं है। और ऐसे हालात में जब कोई नाम की स्पेलिंग मिस्टेक होगी, आप उसमें से किसी के भी नाम में या किसी डॉक्यूमेंट में खुद मिस्टेक करके आप उसको कहेंगे कि तुझे इस नाम पर डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा, तो कुल मिला के यह है कि राजनीतिक तबका पूरी तरह दब जाएगा और सिर्फ एक पार्टी रह जाएगी। इसी को डिक्टेटरशिप कहते हैं। दरअसल ये सरकार डिक्टेटरशिप लाने के लिए एनआरसी की नौटंकी कर रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भाई साहब, अब ये एक चीज़ तो हो गई है कि जो है सीएए के हवाले से जो कुछ चल रहा है इस वक्त, अगर हम देखें तो एहतजाज का सिलसिला जारी है। अब हैदराबाद में भी हम अगर देखें तो एक बड़े पैमाने पर जो है 10 जनवरी को जो है रैली निकल रही है और फिर इसमें जो है इसकी मुखालिफत की जाएगी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर हम बात करें कौमी सलामती की, और अगर कश्मीर की जो कुछ सूरत हाल थी, इसको भी जिस तरह से आज जो है सिफारतकारों का एक वफ्द जाता है और जो है वहाँ पर जो है जो भी ज़मीनी सूरत हाल है उसका जायज़ा लेता है, और इसके साथ साथ ये वहाँ से तासुर हमको सामने आया। ख़ुद किशन रेड्डी जो हमारे दाखिला उमूर के जो है मुमलकती वज़ीर हैं, उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा अमन अगर कहीं है तो कश्मीर में है। तो अगर कश्मीर जैसे मकाम पर जो है अमन कायम हो गया है और एक कंट्रोल कर लिया गया है सारी सूरत हाल को, तो फिर अब देश की जो दूसरी जो हालात हैं वो तो मतलब कोई मायने ही नहीं रखते। नहीं, तो मतलब इतना अच्छा जो है सरकार काम कर रही है। एक बात बताइए, तो इसको आप एक्सेप्ट करिए। सुनिए, हाँ कर लेता हूँ। एनआरसी के बहाने भी बिल्कुल वही कश्मीर वाला अमन पूरे देश में, मैंने वही कहा है कि जो कश्मीर में अमन है, यानी हर दरवाजे के बाहर मिलिट्री खड़ी है, हर चौराहे पर रोड पे चलते हुए हर 10 मीटर पर जो है वो एक छोटे से स्टेट में 7-8 लाख मिलिट्री के जवान मौजूद हैं। हर रोड पर कोई जगह कोई खेत खाली दिखा दो कि जहां मिलिट्री ना खड़ी हो। अगर इतनी सारी मिलिट्री फोर्सेस के बाद बिल्कुल अमन आपको नजर आ रहा है और एनआरसी के बहाने ऐसा ही अमन पूरे देश में लाने का भी प्लान हो सकता है, क्योंकि आप अपने घरों में अमन से रहें, कारोबार भी ना करें, क्योंकि वो दुकानें नहीं खुल रही आज तक, कितने महीने हो गए, वो अपने कारोबार नहीं आ रहे, वो मतलब घर उनका इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई है। ये कौन से रास्ते पे ले जाना चाहते हैं आप इस देश को? कौन से रास्ते पे ले जाना चाहते हैं? अगर बाकर साहब आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर जैसा अमन पूरे देश में आना चाहिए, तो मुझे लगता है कि फिर ये देश, मैंने मुमलकती वज़ीर जो हमारे हैं वो कह रहे हैं कि जो है सबसे ज्यादा अगर कहीं अमन है तो फिलहाल कश्मीर में। वो यही बात को कह रहे हैं, वो यही अमन जो है वो जो कह रहे हैं उनकी सोच पक्की है। मैं भी सोच को पूरी तरह जानता हूं, राजनेता भी पूरी तरह जानते हैं, लोग जो सड़कों पर आए हैं सीएए के बहाने से, वो सब जानते हैं कि तुमको यही करना है पूरे देश में, तुम यही चाहते हो पूरे देश में। मंजूर साहब, आपका क्या ख्याल है? मैं ज़रूर कश्मीर के हवाले से भी जानना चाहूँगा। जो सिफारतकारों का एक वफ्द आया है, एक यूरोपी जो है एक रज़ाकाराना तौर पर दौरा किया था इन्हीं 4-4.5 महीनों में, और एक मरतबा फिर ये दौरा हुआ है, और जो हमारे वज़ारत ख़ारजा के जो तर्जुमान हैं उन्होंने कहा है कि ऐसे वफूद आते रहेंगे कश्मीर में, चूँकि कश्मीर की जो तस्वीर को बाहर जिस तरह से पेश किया गया वो बड़ी मतलब ख़राब करके पेश की है और यहीं के लोगों ने की है। तो अब हम जो है दुनिया को बता रहे हैं, और एक दौरा भी हुआ, 2 रोज़ा दौरा था और वो जम्मू जा चुके हैं। तो क्या कहेंगे आप, जो कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या सिचुएशन है? देखिए, मैं इसको 2 हिस्सों में करूंगा। एक हिस्सा इसमें था कि यूरोपियन यूनियन के जो डिप्लोमेट्स थे, एनवाइज थे, इन्होंने साफ रिफ्यूजल किया, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे इस ग्रुप के साथ।
इस वजह से उन्होंने कहा जब तक हमें पूरी एक्सेस लोगों से मिलने नहीं दोगे, डिटेन लीडर से मिलने नहीं दोगे, इसका कोई फायदा ही नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये गाइडेड टूर है, गाइडेड टूर है। लेकिन हमारे रवीश कुमार जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बात गलत है, बल्कि हमने इनको शॉर्ट नोटिस में लाया था, बिल्कुल वक्त कम था, इसकी वजह से उन्होंने जो है आप मुझे उनका तो गौर हुकूमत को तो गई। दूसरी बात ये जो है, जब डिप्लोमैट्स गए, आप डिप्लोमैट्स को भी आपने लिमिटेड एक्सेस दी है, उनको ना जो डिटेन चीफ मिनिस्टर्स है 3 उनसे मिलने नहीं दिया, ना जो मीन्स में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं और जो कुछ गुने चुने लोग हैं उन्हीं से मिलने दिया है। उसका मतलब है ये खुद साफ कहता है कि सिचुएशन इतनी कंड्यूसिव नहीं है ताकि उनको हर एक से मिलने दिए जाए। ये एक कंडीशन, ये तो लेकिन माशाल्लाह से फौज से मिलने दिया, फौज ने सारी ब्रीफिंग दे दी और हो गया, मतलब सारी चीज ब्रीफिंग दी फौज ने। ब्रीफिंग किसने दी? ब्रीफिंग दी आर्मी ने दी, ब्रीफिंग कुछ जो कुछ लीडर सोसाइटी के कुछ लोग थे और वो पीडीपी के लीडर भी थे जो आज निकाले गए पार्टी से। लेकिन न पीडीपी, न कांग्रेस, न नेशनल कॉन्फ्रेंस या दूसरे इवन सजाब लोन है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उनको भी मिलने नहीं दिए। सिर्फ 8-10 लोग जो पहले वाबस्ता थे पीडीपी के साथ वो मिलने गए। अगर हो सकता, अगर ठीक है बीजेपी के साथ वाबस्ता है शायद, ठीक है मिले, लेकिन मिलना वो होता है आप उनको किसी भी सड़क पर कोई होगा उससे मिलने देंगे, दुकानदार है, टूरिज्म वाले हैं, फ्रूट वाले हैं या दूसरे लोग हैं, कॉमनर लोग हैं, वो उससे तासुर करे। अब ये अभी मैं सुन रहा था जो इनमें से गुलाम हसन मीर साहब भी मिले या वो अल्ताफ बुखारी मिले, उन्होंने भी इस डेलीगेशन को यही बात कही कि जब तक लीडर्स को छोड़ना चाहिए और पॉलिटिकल एक्टिविटी को बहाल करना चाहे। ये इन लोगों ने जिनको मुलाकात की इजाजत दी का भी यही तासुर है। बिल्कुल, उन्होंने कहा तब तक सिचुएशन थी। अब इसमें एक और बड़ी चीज है, कल सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा जो वहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे इंटरनेट या जो अनुराधा भसीन जो है कश्मीर टाइम्स की, उन्होंने एक पिटीशन दायर किया था, उस पर कल फैसला आ जाएगा और लगता है कि शायद उससे कुछ लीडर्स को पॉलिटिकल, मुझे अभी तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में आई एम नॉट प्रिवी टू दैट, लेकिन लगता है कि शायद कुछ वो देगा इस सिलसिले में। ये 5 महीने से भी ज्यादा हुआ, अभी तो कुछ नहीं आप लोगों ने वहां पर किया। हो सकता है वो कुछ और फर्दर रेस्ट्रिक्शन उठाने का हुक्म देगा हुकूमत को। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर है, दूसरी तरफ कहता है गवर्नमेंट, अभी जो है 1 महीने पहले ही फारूक अब्दुल्ला का जो पीएसए है पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, उसको एक्सटेंड किया गया 3 महीने के लिए। जी, ये मैंने तो ये खुद हुकूमत ने ही किया। अगर हालात इतने बेहतर होते तो फिर पीएसए किया गया। हाँ बिल्कुल, ये हमारा मसला। बिल्कुल नहीं, ठीक है, उनकी नजर में बेहतर है। बिल्कुल भाई साहब, आज 10वीं जमात का जो कश्मीर डिवीज़न का जो सालाना इम्तिहानात जो होते हैं उसके नतायज आए और बच्चे जो है तलबा जो है अपने वो ऑनलाइन देखेंगे, वो देखने से भी महरूम है। कितनी परेशानियां उनकी आज थी, आज कितनी हमको शिकायत मिली, हम इससे वाकिफ़ हैं। और दूसरी जानिब ये वफ़द था जो आकर जो है जायज़ा ले रहा था ज़मीनी सूरत हाल क्या है, और फिर वो वफ़द जम्मू के लिए रवाना हो गया। मैं आपसे साथ ही साथ, चूँकि वक्त बहुत कम रह गया है, बजट की भी बात हमारे वज़ीर आज़म आपसे यानी जनता से राय ले रहे हैं कि अब जो बजट आने वाला है उसमें आपकी राय क्या है, मशवरा क्या है। लेकिन इस बजट के साथ साथ अगर हम देखें, मईशत की बात है, बजट की बात हो रही है, तो मईशत अब एक जानिब जो हमारी मईशत है सो है, लेकिन अब साथ ही साथ जो ईरान के हवाले से और अमेरिका के हवाले से चल रहा है, तो तेल का जो मामला है, बिलखुसूस जो ईरान से जो कुछ हमको मिलता है, क्या मतलब क्या देख रहे हैं आप अभी? अगर हम अगर 48 घंटों की बात करें, इससे पहले भी प्रोग्राम में हमने बात की थी, तो क्या डेवलपमेंट, क्या तब्दीली नज़र आ रही है मईशत के हवाले से बिलखुसूस? देखिए, जो पहली बात, भारत का जो स्टैंड है जी, वो कुछ दिनों से, मैं ईरान से शुरू करके वापस आता हूँ जी, स्टैंड है वो
थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहा है, और हमने पहले से ये बात कही थी कि जो हालात हो रहे हैं शायद आपको अलग से इस पर एक प्रोग्राम करना पड़ेगा ताकि हम नाज़रीन को समझा सकें कि ईरान के इस वार से भारत के साथ क्या असरात पड़ने वाले हैं, और ख़ुद जो गल्फ़ का मामलात हैं उनमें क्या होने जा रहा है, इस पर हम ज़रूर जानकारी देंगे। आज उसके लिए वक्त माकूल नहीं है। यहाँ एक बात आप घूम के इस पर भी आ जाते हैं, बजट पर भी, वो बता दूंगा जी। बजट में जब आपने ये नोटबंदी की थी, वैसा वक्त अलबत्ता कम है, सुन लीजिए, आपने नोटबंदी की थी तब आपने क्या लोगों से पूछा था, जैसे राय मांगी थी? जब आपने जीएसटी लागू की थी तब आपने राय मांगी थी? जब आपने जो है ये सीएए लागू किया, क्या रेफरेंडम कराया था? आप सिर्फ बजट पे रेफरेंडम करा रहे हैं। आपको पता है ये बात, रेफरेंडम का ये मैटर ही नहीं है। क्यों नहीं मैटर है, ये जरूरी है जानना। ये एक ऐसा मजाक है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अनाड़ी इंसान दुनिया में नहीं हो सकता कि बजट जनता से पूछा जाए। अरे बजट अगर जनता से पूछोगे कि आपका बजट का प्रबंधन कैसे हो, अगर मैं कोई कारोबार करता हूं तो मैं अपने फ़ायदे की बात करूंगा, जो आप कारोबार करते हैं वो अपने फ़ायदे की बात करेंगे, जो एक सेलर है से बात करोगे, सेलर अपने फ़ायदे की बात करेगा, बायर से बात करोगे, बायर अपने फ़ायदे की बात करेगा। सरकार का मुख्य काम यही होता है कि वो प्रबंधन करे, यानी एग्जीक्यूशन करे बजट का, कहाँ उसे लेना है, किसको देना है, कहां से हम वो ग्रो करेंगे, हमारी जो इकोनॉमी ड्राइव है वो कैसे होगी, टैक्सेशन को कैसे लेंगे, ये सरकार और एक्सपर्ट्स का काम है। अगर कोई जनता से पूछता है तो मान लीजिए दुनिया में इससे ज्यादा अनाड़ी कोई हो ही नहीं सकता कि आप जनता से राय लोगे कि बजट में क्या होना चाहिए। इससे ज्यादा और महानता मैं नहीं समझता कि इस दुनिया में कोई हो सकती है। ये सबूत है सरकार का आपके पास में, जहां रेफरेंडम करना चाहिए था नहीं किया, जहां पर हर इंसान की राय अपने फायदे में होगी वहां आप राय मांग रहे हैं। इस पे हंसने के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। मंजूर साहब, आप भी इस हवाले से क्या राय रखते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से, जो हमारी मईशत का हाल है और फिर बजट की भी बात है, और फिर ईरान और यूएस के दरमियान जो टकराव चल रहा है, इसके जो असरात हो सकते हैं मुल्क पर? देखिए, जो कल ट्रंप ने स्पीच दिया, इससे लगता है शायद टेंशन कम हो गया है उसके बाद, लेकिन तनाव तो बरकरार रहेगा। ये नहीं कि एक दिन में खत्म होगा। ट्रंप के स्पीच के बाद ही जो स्टॉक मार्केट्स ऑल ओवर वर्ल्ड थे उसमें यानी उछाल आया उसमें किसी किस्म का। लेकिन चूंकि मिडल ईस्ट और ईरान के साथ जो कशीदगी वो एक दिन में खत्म नहीं हो। मंजूर साहब, मैं नाज़रीन को ये हिंट देता चलो, बाप की बात काट रहा हूँ, आपका टाइम ले रहा हूँ माजरत के साथ। मेरा आज भी आकलन है, मैंने परसों भी आपके साथ ये कहा था कि हमला होगा तो हुआ। यहाँ एक आकलन है बड़ा सीधा सा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका के थाड़ यानी कि एंटी मिसाइल सिस्टम का बड़ा फेलियर साबित हुआ है। इसलिए यहां अगर समझौता अमेरिका कर लेता है तो सेंटेंस में समझ लीजिएगा, डिबेट हम बिल्कुल तफसील से करेंगे। अगर यहां समझौता कर लेता है तो यहीं से आज रशियन चाइनीज जो वेपन्स है उनके सामने इनका सरेंडर माना जाएगा और इसको बड़ी हार के रूप में देखा जाएगा। एक तवील मुद्दत के बाद डायरेक्ट अमेरिका पे किसी पे ने हमला किया है, पर्ल हार्बर के बाद 1945 के बाद ये पहला अटैक है। ठीक है, वहीद साहब, जहां तक मेरा है तो मैं आपसे डिफरेंस रखता हूं इस मामले में। जी जी। जब हमला किया गया उससे पहले ही अमेरिका के जो वहां पर सिक्योरिटी पर्सनल है उनको हटाया गया। ऑब्वियसली वो जो है वहां पर उनका एक आदमी नहीं मारा गया, हालांकि ये मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं इससे, हालांकि ये सही है कि वो जो टारगेट कर लगा, टारगेट वो अमेरिका के सिक्योरिटी एडवाइजर में आज न्यूयॉर्क टाइम्स भी पढ़ रहा था, दूसरे पेपर भी पढ़ रहा था, टारगेट लगा। लेकिन ये कहते हैं जब ही उन्होंने ये मिसाइल दागने की उससे पहले जो मूवमेंट शुरू हुई है उससे पहले ही उनको पता चला कौन कौन से यानी कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन है किस पर वो टारगेट। ये वो बातें हैं मंजूर साहब, ये वो बातें हैं जो एजेंसियां किया करती हैं, इसको मैं प्रोपोगंडा मानता हूं। मैं दूसरी बात सुन लीजिएगा, देख मैं क्या मेरा सवाल क्या है, बिल्कुल मैं आपका सवाल बता रहा हूं, मेरा क्यों मैं सवाल उठा रहा हूं। आपके साथ एक घंटा जरूर इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे क्योंकि जरूरी है, आपका मौकिफ भी जरूरी है, मेरा मौकिफ भी। मैं यहाँ ये कह रहा हूं कि यहाँ पर जो सबसे S-400 जैसी वेपन और उसके आगे की एडवांस मिसाइल रोकने की जो सीरिया में अमेरिकन मिसाइलों को रोक के मुजाहरा किया गया है, अगर अमेरिका इसको हार मान लेता है, चाहे वो कितना लाख कहता रहे, अगर उस जगह पे खाली जगह पर भी ईरान की मिसाइल गिरी है, आयरन डोम और थाड़ की हार मानी जाएगी और इससे पूरा बाजार उनका बैठ जाएगा, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, मैंने परसों भी ये कहा कि वार नहीं होगी,
ये मैंने कहा, मैं उस पर था, आज भी कायम हूँ कि ये जो था ईरान को एक फेस सेविंग देनी थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा जनरल, इम्पोर्टेंट जनरल, जिसने इराक के अलावा लेबनान या दूसरी जगहों पर भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल चाहे ईरान के लिए किया है, उसकी हलाकत को इग्नोर किया जाए। इसलिए उनको रिटेलिएटरी एक्शन तो करनी थी, ठीक है, लेकिन फेस सेविंग के लिए जो भी किया वो कल हुआ। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी कार्रवाई हो। ठीक है, हाँ, तो मेमो चलेगा। ठीक है, अगर वाकईतन ऐसा नहीं होता है तो वाकई सारी दुनिया जो है इसके जो मनफी असरात होंगे उससे बचेगी, हमारा मुल्क भी जरूर बचेगा, ये हमको उम्मीद है। जरूर मंजूर साहब, हम इस हवाले से जरूर बात करेंगे, एक और प्रोग्राम हम जरूर करेंगे इस हवाले से। मैं आखिरी सवाल भाई साहब आपसे करना चाहूंगा, एक जानिब ये आलमी सतह पर जो कुछ चल रहा है वो अपने मकाम पर है, खलीज फारज में, खलीज अरब में अगर हम बात कर लें जो कुछ हो रहा है अब ये अपने मकाम पर है, लेकिन जो हमारे मुल्क में हो रहा है कितना हम तैयार हैं। देखिए JNU से अगर हमें खबर मिलती है कि फिर एक बार मरतबा लाठीचार्ज होता है, और फिर CAA के हवाले से अगर हम बात करें तो हुकूमत का मौक़िफ़ अभी भी अटल है, और इसके लिए जो एहतजाज हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि लोग वाक़ईतन जिस तरह से अभी निकल रहे हैं, चूंकि इनका जमहूरी हक है और एक बहुत बड़ा एक खौफ महसूस कर रहे हैं मुसलमान, तो अब इनका साथ दे रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी आ रहे हैं। यकीनन काबिले मुबारक बात है कि देश सारा एक है। हैदराबाद में भी भाई साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हैदराबाद में भी बड़े पैमाने पर रैली है कल, तो आपको क्या लग रहा है, मतलब ये जो रैलीज का सिलसिला है ये क्या कह रहा है, लोग क्या चाहते हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को कल जो हैदराबाद में? बड़ा आसान तरीका समझाता हूँ। ये दुनिया में इस वक्त हिंदुस्तान में कम से कम लोगों ने अपनी पॉलिटिकल राइवल्टी को दूर कर दिया है, अपनी पॉलिटिकल राइवल्टी को दूर कर दिया है आपस में। ये जो खतरा मैंने अभी इस पूरे प्रोग्राम में बताया, ये एक एक इंसान समझ रहा है कि असल खतरा क्या है। CAA के बहाने लोग जानते हैं कि जो अभी हमने बात की है वो सब होने वाला है, अगर यही रोक लिया तो रोक लिया। सरकार ये साबित कर रही है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हमने जो प्लान किया है वो करेंगे। जनता शायद ये ठान चुकी है कि हम अब ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि CAA मात्र नहीं है, जनता पूरी तरह समझ रही है कि ये पूरी की पूरी एक चेन है। अगर ऐसा हुआ तो अगले 5 साल तक या 7 साल तक लोग सिर्फ लाइनों में खड़े रहेंगे और मुसीबत में रहेंगे। अगर धर्मों के नाम पर बटे तो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, एजुकेशन सब कुछ चला जाएगा। ये बात पूरी तरह जो सरकार नहीं कह रही है, जो BJP नहीं कह रही है, जो RSS नहीं कह रही है, वो सब बातें जनता समझ रही है, और जो नहीं समझ रही है लोग उसको समझा रहे हैं या समझा देंगे। तो शायद मुझे भी इसी कड़ी में जोड़ लीजिएगा, बाकी आप। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, मंजूर साहब, दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। यकीनन नाज़रीन, जहां तक CAA या फिर इससे जुड़े NRC की बात करें तो आसाम एक ऐसी मिसाल है मुल्क के सामने कि किस तरह की जो बिलखुसूस जो NRC की लिस्ट से निकाल दिए गए, जो 5-6 लाख, ठीक है 19 लाख, लेकिन उससे हटकर जो 5-6 लाख है, उनकी जो मुसीबत की दास्तानें हैं वो किस हाल में हैं, कैसे हैं, उनको किस तरह की कानूनी मदद फराहम हो रही है, और डिटेंशन कैंप्स कैसे हैं, और इनकी जिंदगी वहां पर कैसी गुजर रही है। जितनों को, यकीनन सारों को नहीं डाल दिया गया, लेकिन जितने हजार को भी डाला गया है, 2000, 2500, 3000, तो उनकी जिंदगी कैसी हो गई है, बहुत से सवाल हैं। यही कुछ देख रहे हैं, तो इसी वजह से हम जरूर ये देख रहे हैं कि दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, और फिर लोग किस तरह से घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने जमहूरी और अपने बुनियादी हक के लिए। तो यकीनन हैदराबाद में भी इसी कड़ी का एक सिलसिला है, जो 10 जनवरी को शायद हमारे सामने जिस तरह से जो कुछ सूरत हाल होगी, वो कल लोग सड़कों पर निकलेंगे और अपने हक को यकीनन वो मनवाने के लिए हुकूमत से जरूर सवाल करेंगे। अब देखना यही है कि हुकूमत वाकई इस तरह के एहतजाज हर मकाम पर हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत का क्या मौक़िफ़ आने वाले दिनों में कुछ तब्दील होता है, नर्म होता है, ताकि हमारे मुल्क को बचाया जा सके, लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।